इसको इतना अंधेरे में क्यों रख रखा है रे तूने? हैं? इतना अंधेरा क्यों कर रखा है इसके अंदर? थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा के दिया अगर मैंने। यस क्लास, कल आप लोगों ने 2D यूनिट सेल तक कंप्लीट किया था। 2D यूनिट सेल के अंदर हमने उनकी पैकिंग एफिशिएंसी तक कैलकुलेट कर लिया था। दो तरह की आपको बताई थी, स्फीयर यूनिट सेल और हेक्सागोनल यूनिट सेल। दोनों यूनिट सेल की आपने पैकिंग एफिशिएंसी अच्छे से निकाल ली थी, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द 3D यूनिट सेल। 3D यूनिट सेल का मतलब क्या है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैंने इस तरह से मॉलिक्यूल्स को लिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से अगर मैंने मॉलिक्यूल को लिया हुआ है, जैसे आपके पास टोटल 6-7 क्या है कंचे हैं आपके पास, या बॉल्स ले लीजिए। आपने 6-7 बॉल्स को इस तरह से अरेंज कर रखा है, उसके ऊपर आपने एक और अरेंज कर दिया, तो लेंथ तो बढ़ ही रहा था, ब्रेड्थ भी बढ़ रहा था। आपने ऊपर क्या दे दिया, उसे हाइट भी दे दी। क्लियर हुई मेरी बात? तो जब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आप तीनों चीजों को बढ़ा रहे हैं, तो वो कौन से में काउंट होगा आपका? 3D यूनिट सेल। दोबारा समझिए, जैसे आपने बॉल्स लगा रखे हैं नीचे, 6-7 बॉल्स आपने अरेंज कर दी, ठीक है। बॉल्स अरेंज करके उसके ऊपर एक लेयर और बना दी बॉल्स की, ठीक है। तो उस टाइप के यूनिट सेल को हम किसमें काउंट करते हैं? अपना 3D यूनिट सेल में। जो बॉल्स आपने एक दूसरे के ऊपर रखी है, उन बॉल्स को आप क्या मान के चलेंगे? एटम्स मान के चलेंगे, क्योंकि बॉल्स भी स्फीयर होती हैं आपकी, गोल होती हैं, और एटम्स भी क्या होंगे? गोल, स्फीयर, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया बेटे, जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मैंने यहाँ पे टोटल 6 एटम्स ले रखे हैं, और उसमें थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ। सबको दिख रहा है 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। इसके ऊपर जो मैंने सेकेंड लेयर प्लेस की, वो मैंने कुछ इस तरह से प्लेस की बेटे। दिस इज योर फर्स्ट एटम, दिस इज योर सेकेंड एटम, दिस इज योर थर्ड। बात समझ आई बेटे? मैं रिपीट कर रही हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6, एक लेयर ये बनाई आपने, इसके ऊपर आपने ऐसे ट्रायंगल की लेयर इसके ऊपर उठा के रखी। बात समझ आई? इस टाइप की पैकिंग को हम क्या क्या, पहले देखो क्या क्या यूज हुआ है, फिर हम इसकी टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले तो आपने लेंथ बढ़ाई बेटे, फिर आपने ब्रेड्थ भी इंक्रीज की, और अब आपने क्या इंक्रीज कर दिया? हाइट भी इंक्रीज कर दिया। तो 3 पैरामीटर्स तो आपके क्या होंगे बेटे? लेंथ के अकॉर्डिंग हो गए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इज दैट क्लियर बेटे? बात समझ आ गई? और 3 आपके एंगल होंगे, ए और सी के बीच में मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, ए और बी के बीच में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, और बी और सी के बीच में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा एंगल किसके बीच में है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ए बी सी, अल्फा बीटा गामा, ऐसे लिख दिया आपने। ए और बी के बीच में कौन सा एंगल होगा? ए और बी वाला छोड़ दो, कौन सा बचा? गामा। तो ए और बी के बीच में कौन सा एंगल लगा हुआ है बेटे? आप गामा। बात समझ आई? इसी तरह से बी और सी के बीच में, बी के नीचे क्या है? बीटा, सी के नीचे क्या है? गामा। तो बी और सी के बीच में बीटा और गामा को छोड़ दो, क्या बचा बेटे? अल्फा। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चा? अल्फा। क्लियर? इसी तरह से ए और सी के बीच की अगर मैं बात करूँ, बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में अगर मैं बात करूँ, तो ए के लिए क्या छोड़ दोगे? अल्फा, सी के लिए क्या छोड़ दोगे? गामा। तो एंगल कौन सा आ जाएगा बेटे? क्लियर हुई मेरी बात? तो टोटल पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूँ, कितने पैरामीटर्स हैं? 6। 3 तो मेरी लेंथ होगी, और 3 क्या हो गए बेटे? मेरे एंगल्स। क्लियर होगी मेरी बात? कोई डाउट तो नहीं है? समझ आया भाई यहाँ तक सभी को? उसके बाद मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक की बात करती हूँ। सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। आपने बेटे 4 एटम्स लिए, कल हमने स्क्वायर किया था, और स्क्वायर से ही क्या बनता है? क्यूब। एक और 4 एटम्स ले लिया आपने, उसको भी इसी तरह से आपने ज्वाइन करके स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। इसको उठा के एज इट इज इसके ऊपर रख दिया। 4 आपने बॉल लिए, फॉस्को की ले लो, कोई भी बॉल ले लो, 4 बॉल्स एक दूसरे के साथ साथ लगा दो। सेम साइज की बॉल्स होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ही 4 बॉल्स और चिपका दीजिए। क्लियर? तो आपका कौन सा बनेगा बेटे? ये उठा के यूं का यूं इसके ऊपर रखा है,
बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबिक। अब क्यूब के अंदर a = b = c होता है बेटे, आपको पता है, और एंगल ही हमेशा क्या होता है? 90। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट बेटे टेट्रागोनल यूनिट सेल। रेक्टेंगल बनाया था हमने, लेंथ ब्रेड, उसी से आपने बनाना है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या करना है बेटे? लेंथ और ब्रेड तो हमने इक्वल रख दी, लेंथ और ब्रेड का आपने क्या कर दी? इक्वल। लेकिन अगर मैं हाइट की बात करूं, हाइट की दैट इज सी की, वो आपने अनइक्वल रख दी। इस टाइप से अगर आपने प्लेस कर रखा है तो आपका क्या बन जाएगा? टेट्रागोनल यूनिट सेल। एंगल यहाँ पर भी कितने रहेंगे बेटे? 90 डिग्री। क्यों? सिर्फ लेंथ है, वो तो बेटा एंगल है, बस ये लंबाई बढ़ा दी, लेकिन एंगल तो 90 का ही रखा है। बात समझे? यहाँ पे जो ये एंगल है बेटे, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, और B एंड C के बीच में ये भी 90 का है। आप समझ गए? एंगल तीनों ही 90 के हैं, लेकिन बस लेंथ ब्रेड जो लेंथ है वो हमने सेम रखी, और थर्ड लेंथ को हमने क्या किया? थोड़ा बढ़ा दिया। हाँ जी, हाँ एक्सटेंड कर दिया। क्लियर होगी बात बेटे मेरी? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद है बेटे हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। आपके पास एक लकड़ी का ये है टेट्रागोनल यूनिट सेल, इमेजिन कीजिए लकड़ी का ब्लॉक है आपके पास, ठीक है, और कॉर्नर पे से आपने उसे शेड कर दिया, इस तरह से कट कर दिया कॉर्नर्स पे से, इस तरह से कर सकते हैं ना। जैसे अगर आपको एक सिटिंग के लिए बनाना है कोई, तो आपने ब्लॉक ले लिया, चौरस ब्लॉक ले लिया, और उसके कॉर्नर्स आपने काट दिए, तो उसकी साइड्स कितनी बन जाएंगी? 6 बन जाएंगी, बन जाएंगी ना। तो अब 6 बनेगी तो बेटे दो एंगल तो 90 के ही रहेंगे, दो सिर्फ एक ही तो एंगल बढ़ा, कौन से? ये वाला। क्लियर? तो दो एंगल आपके क्या रहेंगे? 90, और एक क्या हो जाएगा? 120। तो A = B बट नॉट इक्वल टू C, क्योंकि ये वाली जो टाइप है आपकी हेक्सागोनल, ये टेट्रागोनल से ही बनाई है। लकड़ी का टुकड़े से इमेजिन करो, अपने माइंड में इमेजिन करो कि लकड़ी का टुकड़ा है एक लंबा सा आपके पास, ठीक है, 4 उसकी साइड्स होंगी, लेंथ ब्रेड हाइट, 4 साइड्स ऊपर होगी लेंथ और ब्रेड से हो गया, और नीचे लंबाई आपकी हाइट ले लिया या डेप्थ ले लो, है ना। उसके कॉर्नर काट दिए कि किसी को चुभ ना जाए, कॉर्नर्स कट कर दो। अगर आपने कॉर्नर कट कर दिए तो टाइप कौन सी बन जाएगी? हेक्सागोनल। विद कॉर्नर्स टाइप क्या होगी? टेट्रागोनल। समझ आ गई बात बेटे? समझ आया अच्छे से सभी को? नेक्स्ट है बेटे ऑर्थोरोम्बिक। माचिस देखी है ना सबने? माचिस का बॉक्स ऑर्थोरोम्बिक होता है, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों में से कोई भी बराबर नहीं। क्लियर बेटे? लेकिन एंगल हमेशा क्या होता है? तो कुछ इस तरह का मैं कह सकती हूँ। कुछ इस तरह का बेटे, लेंथ भी ब्रेड्थ भी और हाइट भी तीनों अनइक्वल हो गई है, लेकिन एंगल यहाँ पर सारे के सारे एंगल्स क्या है बेटे? 90 डिग्री। क्लियर है मेरी बात? जैसे माचिस की डिबिया होती है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद है बेटे रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल का मतलब है कि जैसे आपने क्यूब ले लिया, ठीक है, और आप ये मान लीजिए कि वो क्यूब लकड़ी का उसका बना हुआ है, गत्ते का, और जैसे अमेज़न से आप सामान मंगाते हैं, तो अगर वो क्यूब में आया है तो वो सामान डिलीवरी बॉय उठा पटक करके थोड़ा सा डब्बे टेढ़े मेढ़े नहीं जाते, तो डिस्टॉर्टेड शेप अगर है क्यूब की तो वो आपका रोम्बोहेड्रल है। कि थोड़ा सा जैसे सामान निकाल लिया, जैसे हमने ये ट्राइपॉड स्टैंड के लिए वो रख रखे थे, उनके बॉक्सेस थे, तो हल्के से दबाते वो टेढ़े से नहीं हो गए थोड़े से, तो एंगल बदल जाते हैं। नहीं समझे मेरी बात? कि जैसे देना प्लीज, जैसे बेटे ये नॉर्मली तो क्यूब ऐसा होएगा है, और वो दब दुब के थोड़ा सा यूं हो गया बेचारा, बात समझ गए? तो एंगल कहीं ना कहीं बदल गए। क्लियर होगी मेरी बात? लेकिन लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपकी क्या रही? सेम रही, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रोम्बो। क्लियर होगी मेरी बात यहाँ तक? समझ आया क्या? क्लियर? उसके बाद बात करते हैं बेटे मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के अंदर क्या होगा? लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम नहीं है। अपने माइंड में इमेजिन कर लीजिए, कोई भी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों में सेम नहीं है, लेकिन दो एंगल तो आपने 90 रख दिए, बट तीसरा एंगल 90 नहीं है। यहाँ से जो शेप स्टार्ट होगी, यहाँ से जो शेप स्टार्ट हो रही है,
ये थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज्यादा असिमेट्रिकल शेप्स होती है, इसीलिए इनके फिगर्स आपने देखा कि हमने ड्रॉ नहीं कर रखे। क्लियर हुई मेरी बात? क्योंकि दीज आर असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का मतलब है बनाई नहीं जा सकती, बहुत उबड़ खाबड़ सी शेप होती है। बात समझे? तो अपने माइंड में ही आप एक स्ट्रक्चर इमेजिन कर लीजिए जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या हो, सेम नहीं हो, मतलब सेम नहीं है। ऐसी मैं अगर लूँ तो मैं कुछ ऐसा बना सकती हूँ जिसमें एंगल 90 ना रखा गया हो ना, कुछ इस तरह का शेप अगर मैं बनाना चाहूँ, है ना। अब एंगल यहाँ पर 90 नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है, अब ये देखो बेटे, ये वाला और ये वाला एंगल तो 90 होगा ना, लेकिन ये वाला इसके बीच का एंगल 90 नहीं है। समझ आई बात? हल्का सा कर्व हो गया ना बेटे, तो एंगल 90। क्लियर होगी बात? दो एंगल 90 रखने हैं लेकिन एक 90 डन। कोई डाउट नहीं था? क्लियर हो गया अच्छे से? इसी तरह से ट्राइक्लिनिक में ना तो साइड इक्वल रखनी बेटे और ना ही एंगल इक्वल रखनी। क्लियर? तो ना तो साइड इक्वल है ना ही आपके। तो जरा ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो कितने बनाए आपने यहाँ पर? 7। 3D के अंदर 7 स्ट्रक्चर्स आपके पॉसिबल होते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? तो कितने पॉसिबल है यहाँ पर? 7। डन है यहाँ पर। उसके बाद में यूनिट सेल के बेसिस अरेंजमेंट, एटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे दो तरह के यूनिट सेल क्लासिफाई कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट मैंने नाम दिया बेटे सिंपल, या फिर इसको हमने बोला प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब है एटम सिर्फ कहाँ होंगे बेटे? कॉर्नर्स पे। अब कॉर्नर 1 2 3 जहां आपको कॉर्नर नजर आ रहे हैं वो रख दीजिए। कितने कॉर्नर होंगे सिंपल के अंदर? 8 कॉर्नर्स। आप रूम को ही देख लीजिए बेटे, अगर आप एक स्क्वायर कैबिन ले या रूम ले तो कितने कॉर्नर्स होंगे? उनके 4 ऊपर और 4। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर भी 8 ही कॉर्नर्स है, यहाँ पर ज्यादा कितने? 6 ऊपर 6 नीचे। तो बात समझिए, शेप के अकॉर्डिंगली कॉर्नर्स कर लेंगे। सिर्फ इसी में अलग आपको दिख रहा है, बाकी सभी में 8 कॉर्नर्स ही आपको नजर आएंगे। तो अगर सिर्फ एटम सिर्फ कॉर्नर पे है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटे? आपका सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है। और अगर कॉर्नर्स के साथ, मतलब कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, कॉर्नर तो मस्ट है। अरेंजमेंट ऑफ एटम अगर आप करने जाएंगे तो कॉर्नर्स पे तो एटम होगा ही होगा। उसके साथ मैंने नाम क्या बोला है बेटे? बॉडी सेंटर्ड। इसका मतलब जो यूनिट सेल की बॉडी है उसके बिल्कुल सेंटर में एक यूनिट सेल आपने रख रखा है। जस्ट लाइक कि आपके पास एक क्यूब है बेटे, उसके सारे कॉर्नर्स पे तो आपने रख ही दिया आइटम और उसके अंदर एक बॉल फिट कर दी, तो वो बॉडी सेंटर हो गया। वो क्या हो गया? बॉडी सेंटर। बात समझ आई बेटे? यहाँ ये आगे हम बात करते हैं बेटे। थर्ड टाइप इज फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड को समझना है, प्लीज ध्यान से देखिए। सबसे पहले किसी भी क्यूब के अंदर टोटल फेसेस कितने हैं बेटे? इसको आप देखिए पहले ध्यान से। हाउ मेनी टोटल फेसेस आर? फेसेस का मतलब होता है साइड्स कितनी है? एक पीछे वाली 2, इधर वाली 3, आगे वाली 4। यहाँ तक क्लियर हो गई? एक ऊपर वाली 5 और नीचे वाली 6। तो अगर इधर ध्यान दे लो प्लीज, पहले फेसेस टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 6। कितने फेसेस हो गए? 6। अब फेसेस का मतलब क्या है? ध्यान से समझिए। मैंने यहाँ पे बेटे एक राउंड कर दिया, ऊपर एक सर्कल में कट कर दिया, उसके अंदर मैंने बॉल ले ली, कोई बड़ी सी बॉल, और उस बॉल को फंसा दिया। इस रूम के अंदर कितनी बॉल आएगी? क्यों? बिल्कुल ऊपर थोड़ी ना नकेलनी है, इस तरह से फंसानी है कि बिल्कुल पर्टिकुलर आ जाए। आधी इस कमरे में रहेगी और आधी ऊपर वाले में रहेगी। ये समझिए मेरी बात? जैसे बेटे ये मान लो दिस इज योर फेस, ये एक फेस है, ठीक है। मैंने यहाँ पे राउंड करके इसको इस तरह से फंसा दिया। अगर ये एटम है, एज्यूम कर सकते हो इसे सर्कल या इसी को मान लो एटम। ये एटम है तो आधा एटम कहाँ है? ऊपर, और आधा कहाँ है? बात समझे? तो इस तरह से अगर फेस के अंदर एटम लगा रखा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? फेस सेंटर। क्या बोलेंगे बेटे? फेस सेंटर। बात समझ आई? कितने फेसेस पे एटम होना चाहिए बेटे? ऑल फेसेस पे। ऑल कितने हैं टोटल? 6. When atoms are present at corner as well as all the faces of unit cell. Clear बेटे? एंड सेंटर्ड का मतलब क्या है? आमने सामने के दो फेसेस पे, सिर्फ 2 अपोजिट फेसेस पे अगर आपने एटम लगा रखा है
और साथ में कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा। कॉर्नर्स के अलावा अगर आपने दो अपोजिट फेसेस पे एटम लगा रखा है तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटे? एंड सेंटर। क्या बोलेंगे बेटे? एंड सेंटर। इसी तरह से आपकी 3D यूनिट सेल पे आ गई है। यहाँ तक कंप्लीट अच्छे से समझ आया सबको? 3D यूनिट सेल में सबसे पहले मैं ले रही हूँ क्यूबिकल। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको एक क्यूब इमेजिन करना है। क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होंगे बेटे? इक्वल होंगे, ठीक है। और एंगल भी सारे कौन से होंगे बेटे? 90 डिग्री। क्लियर है? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। क्यूब बनाना बहुत आसान है, आपको अगर एग्जाम में बनाना है ऐसे बनाइए, फिर एक और बनाइए और उसके बाद इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर बेटे जी? तो आप बताएंगे A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू। क्लियर होगी मेरी बात? कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया अच्छे से? उसके बाद बात करते हैं एटम्स के कितने कंट्रीब्यूशन होगा। आपके पास एक क्यूब है, आप स्फीयर रूम इमेजिन कीजिए और आपने एटम उसके अंदर रखा है, तो उसके अंदर कितना एटम रखा हुआ है? पूरा कंप्लीट उसी के अंदर है बेटे। तो मैं कह सकती हूँ ये 100% इनसाइड है, पूरा का पूरा अंदर है बेटे, है ना। और तो कितने एटम आए इसके अंदर? फेज अगर मैं बॉडी सेंटर की बात करूँ तो कितने एटम यूज हुए हैं यहाँ पर? एक एटम। क्लियर होगी मेरी बात? समझ आया बेटे यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? समझ आया नहीं? अगर मैं बात करूँ फेस सेंटर की तो बेटे वही चीज होगी। फेस का मतलब ये एक साइड होगी, साइड में बेटे आधा एटम ऊपर और आधा कहाँ है? नीचे। तो एटम के अंदर, यूनिट सेल के अंदर कितने एटम आए? आधा। बात समझ आई? टोटल फेसेस कितने हैं? बोलो बेटे। 6। वन फेस पे कितना आया है? 1/2। तो टोटल कितने आ जाएंगे? 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3। समझ आया बेटे? क्लियर हुई है ये बात? अब अगर मैंने एज पे लगा रखा है, एज के लिए ध्यान से समझिए प्लीज। एज होती है बेटे ये साइड, इसको हम एज बोलते हैं। इधर देखिए प्लीज सभी, इसे हम बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं इसे? एज। एटम आपने अगर यहाँ लगा रखा है, ध्यान से समझिए, कोई गोल सा ऐसा एटम है जो यहाँ लगा रखा है, थोड़ा इधर जाएगा बेटे, थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इसके ऊपर वाले एटम में, वो यूनिट सेल में थोड़ा इधर, तो एक में कितना आया? 1/4। एक में कितना आया? 1/4। दोबारा समझ लो, एक नोटबुक और दो। दिस इज योर यूनिट सेल। बात समझ आ रही बेटे? इस तरह से है, एक इस तरफ एक उस तरफ यूनिट बन रहा है, एक उधर एक उधर। 4 दिख रहे हैं बॉक्स सभी को? दिख रहे हैं ना बेटे? बीच में अगर एटम लगा दिया तो चारों के हिस्से में बटेगा, बटेगा ना। तो एक के हिस्से कितना आएगा? 1/4। कितना आएगा? 1/4। तो 1/4 को मैं बोल सकती हूँ बेटे कितना परसेंट? 25%। क्लियर होगी मेरी बात? एज कितने होते हैं देखिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1। एजेस कितने हैं टोटल? एजेस कितने हैं बेटे? 12। वन एज पे कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/4। तो टोटल कितने होंगे बेटे बोलो? 1/4 इंटू 12। क्लियर हो गई मेरी बात? कोई डाउट है बेटे यहाँ तक? नेक्स्ट बच्चा कॉर्नर पे। कॉर्नर को भी इसी से समझिए प्लीज। आपने बेटे ऐसे एटम ले रखा है, एक एटम ऐसे बन रहा है, मैंने यहाँ लगा दिया। एक ये है यूनिट सेल, एक इसके बराबर में होगा इधर, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर। कितने हो गए? 4। 4 इस तरफ भी होंगे बेटे, 1 2 3 4। नहीं समझे? दोबारा समझ लो बेटे। एक ये बॉक्स बन गया, एक इधर बनेगा 2, एक उसके पीछे बनेगा ऊपर 3 और 1 4। बात समझ आई बेटे? तो इधर 4 इधर भी तो होंगे, आगे भी तो होंगे इसके, 1 2 उसके ऊपर भी 2। बात समझ आई? क्लियर है? कॉर्नर का मतलब क्या हो गया? मैं यूं कह सकती हूँ कि ये देखो 1 2 3 4 4 यूनिट सेल, तो कॉर्नर तो यही है ना। ये बात समझ आई बेटे? 4 यूनिट सेल। अब बेटे लेंथ ब्रेड्थ थोड़ी ना बनानी है,
हिस्सों में बटेगा? 8 में। समझ लो, ये एटम है 4 में तो यहाँ बट रहा है, इसी तरह के 4 डब्बे और रख दिए तो उन 4 में भी तो बटेगा। जैसे आपका स्फीयर होता है ना बेटे, ये एटम होता है, इसका आधा एटम, आधा ऐसे होता है बेटे, ये 4 में बटा हुआ है इस तरह से, ऐसे ये हिस्सा मैंने यहाँ लगा रखा कॉर्नर। बात समझ आई? तो ऊपर वाला गोला भी कितने में बटेगा? 4 में। तो कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? 1/8। कितना हुआ? 1/8, दैट इज 12.5%। बात समझ आई बेटे? कॉर्नर्स हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल कॉर्नर्स बेटे 8। 1 का कंट्रीब्यूशन 1/8, मतलब एटम कितना होगा सारे कॉर्नर्स पे मिला के? 1 है। बात समझ आई? क्योंकि हमें, आप समझ लो मेरी बात, कि अगर हमने 4 एटम ऐसे रख दिए तो हमें 4 एटम नहीं गिनने हैं, हमारा तो स्केल यहाँ बनेगा ना बेटे, बीच वाले एरिया। जो मैंने शेडेड पोर्शन किया है, स्फीयर तो वो है, बात समझे? तो उसमें ये बाहर जो एटम बचे हुए हैं ये यूज थोड़ी ना होंगे बेटे, जो अंदर यूज हुए हैं हमें सिर्फ वही काउंट करना है कितना यूज हुआ है। क्लियर होगी मेरी बात? इसीलिए आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि कितना कंट्रीब्यूशन कहाँ पर होगा। ध्यान से समझिए, बॉडी सेंटर का मतलब है स्फीयर के अंदर रखा हुआ है, बिल्कुल अंदर अगर एक एटम है तो पूरा का पूरा यूज होगा, पूरा काउंट होगा। अगर आपने फेस पे रख रखा है, जैसे कि ये फेस है बेटे, यहाँ पर मैं बीच में होल कर दूं और ऐसे देखो, आपको दिख रहा है फेस में आधा ऊपर और आधा नीचे, तो 1/2 हो गया। ठीक है, एच पे मैंने लगा दिया तो टोटल एचेस कितने पे काउंट होंगे? 4 में बटेगा, तो 1/4 हो गया। कॉर्नर पे मैंने लगा दिया तो 4 नीचे और 4 ऊपर, दैट इज 1/8। क्लियर है मेरी बात? समझ आया सबको अच्छे से? ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन मैंने आपको 2D में करा दिया है बेटे। 2D में हम हमेशा सर्कल का क्या निकालते हैं? एरिया। 3D में सर्कल का नाम क्या हो गया? स्फीयर। क्या नाम हो गया? स्फीयर। एटम आर स्फीयर्स, जस्ट लाइक बॉल, है ना? और स्फीयर का एरिया नहीं होता है, क्या होता है? वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स, उसमें था एरिया ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स, यहाँ बन गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स। बाय में वहां था एरिया ऑफ ए यूनिट सेल, यहाँ क्या बन गया बेटे? वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। बात समझ आई बेटे? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो सभी एटम्स का एरिया, सॉरी सभी एटम्स का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? एक एटम का वॉल्यूम निकाल लोगे और नंबर ऑफ एटम से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर होगी मेरी बात? पैकिंग फ्रैक्शन, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z इनटू स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब लगा दिया बेटे, डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम क्यूब हो तो क्यूब का लगाओ, रेक्टेंगुलर हो तो रेक्टेंगुलर का लगाओ, क्यूबॉइड हो तो क्यूबॉइड, जो भी हो उसका लगाओ। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी आपको निकालनी है तो पैकिंग फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, आपकी क्या आ जाएगी? पैकिंग एफिशिएंसी। ये सब आप 2D में भी पढ़ चुके हैं, वही सब सेम चीज है। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इस पर्टिकुलर एटम्स को कितने एटम टच कर रहे हैं? 1 2 3 और, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। अगर एक एटम मैंने ऐसे ले लिया, कितने एटम टच कर रहे हैं? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। मेरी बात समझ आई बेटे? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम व्हिच टचेस द पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर एटम को जितने एटम्स टच कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन। कोई डाउट है बेटे? आज के लेक्चर में पूछना है राजी किसी को कुछ? क्लियर? यहाँ तक अच्छे से लर्न करके आना, मैं क्वेश्चनिंग करूँगी इसके साथ।